सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 4 मार्च। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 1 से लेकर 4 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये दोस्तों लास्ट क्लास के क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको 28 फरवरी को पढ़ाए थे। तो आज हम इनका रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहले क्वेश्चन दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे स्टार मार्क के कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो रणजी ट्रॉफी है 2024-25 इसका जो खिताब है यह अभी किसने जीता है। ये जो दोस्तों खिताब है ये विदर्भी की टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल दोस्तों जो विदर्भी की टीम है इसने लगातार तीसरी बार ये रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। लेकिन साथ विदर्भ और केरल के बीच में जो फाइनल मुकाबला है ये ड्रॉ रहा था और पहली पारी की लीड के आधार पर क्या है कि विदर्भ को विजेता घोषित किया गया। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे पहले रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ये विदर्भ ने कब कब जीता है। तो सबसे पहले साथ इसने जो खिताब है ये 2017-18 में जीता था। उसके बाद दूसरी बार ये खिताब 2023-24 के अंदर जीता था और अब तीसरी बार जीत लिया है 2024-25 के अंदर। इसमें दानिश मालेवाल का नाम याद रखिएगा, ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सबसे अधिक रन किसने बनाए तो विदर्भ के हृदय राठौर ने, जिन्होंने 960 रन बनाए। और जबकि दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो विदर्भ के हर्ष दुबे रहे इसमें। अब बात करते हैं हम रणजी ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो बीसीसीआई के द्वारा। इसका पहला सीजन कब खेला गया था तो 1934-35 के अंदर। और जबकि दोस्तों रणजी ट्रॉफी की जो सबसे सफल विजेता टीम है ये कौन सी रही है तो ये मुंबई रही है, जिसने 42 बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, अभी किस राज्य में पहला जो सहायक उत्पादन केंद्र है यह भी स्थापित किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों त्रिपुरा के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा का जो सिपाहीजाला जिला है यहाँ पर पूर्वा लक्ष्मी बिल में पहला जो सहायक उत्पादन केंद्र है स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग सहायक उत्पादन केंद्र के बारे में। तो इसके संस्थापक कौन है तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। मंत्रालय किस के अंतर्गत आता है तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है तो स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए जो सहायक उपकरण है इन तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। और जबकि दोस्तों इसके लिए निवेश कितना किया गया तो 45 करोड़ रुपए का। अब ये बात के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगी। मैं आपको भारत के पहले से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि याद करिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप ये किसने विकसित की थी तो टाटा स्टील के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला पूछ लिया आप लोगों से तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर स्थापित की गई है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जो जनगणना है ये कहाँ पर हुई है तो ये दोस्तों अभी गुजरात के जामनगर के अंदर। और वैश्विक युग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली युग नीति का निर्माण किसने किया है तो ये किया था उत्तराखंड के द्वारा। आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। अब आप लोग आज का जो आपका दोस्तों तीसरा प्रश्न है यह अभ्यास से संबंधित है। अभी जो अभ्यास है ना डेजर्ट हंट 2025 इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया गया है। तो डेजर्ट हंट अभ्यास का दोस्तों जो आयोजन है अभी राजस्थान के अंदर किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों डेजर्ट हंट जो अभ्यास है ये भी 24 से लेकर 28 फरवरी तक वायुसेना जो स्टेशन है जोधपुर में यहीं पर आयोजित किया गया है। और ये एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है। इस अभ्यास में बात करें तो भारतीय सेना के विशेष बल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो तथा भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ विशेष बल है इन्होंने एक साथ भाग लिया है। अब ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास रिवाइज कराता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आप लोग। जैसे कि एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में बताया मैंने आपको कई बार, ये भारत और इजिप्ट के बीच में की जाती है।
धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान के बीच में। शिन्यू मैत्री भी भारत और जापान के बीच में की जाती है। सहयोग काईजन की बात करें तो ये भी भारत और जापान के बीच में की जाती है। एक से खंजर पूछ लिया आप लोगों से तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। टाइगर ट्रैम्प के बारे में पूछे तो भारत और यूएसए के बीच में। वज्र प्रहार भी इंडिया और यूएसए के बीच में की जाती है। कोप इंडिया भी इंडिया और यूएसए के बीच में की जाती है। और मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति की बात करें तो शक्ति, गरुण और बड़ो, ये तीनों जो अभ्यास हैं ये किया जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच में। और विनवेक्स की बात करें तो भारत और वियतनाम के बीच में। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और इस अपॉइंटमेंट पे आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड है यानी कि सेबी, इसके 11वें जो चेयरमैन है इसके रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो अभी दोस्तों सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं ये बन चुके तुहिर कांत पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। जो तुहिर कांत पांडे ये भी 27 फरवरी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें चेयरमैन बन गए। और इनका दोस्तों जो कार्यकाल है तुहिर कांत पांडे का ये 3 साल का रहने वाला है। जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो माधवीपुरी भुज का। पहले हम लोग सेबी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको तुहिर कांत पांडे इमेज के अंदर दिखाऊंगा। तो बात करते हैं सेबी के बारे में यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये बाद में सिक्योरिटी और जो शेयर मार्केट है इसी को रेगुलेट करती है। स्थापना इसकी कब हुई थी तो 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और जबकि 30 जनवरी 1992 को क्या है कि सेबी एक्ट 1992 के तहत स्टैच्यूटरी स्टेटस का से दर्जा मिला था। हेडक्वार्टर पूछे आप लोगों से तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत। अब एक बार आप लोग तुहिर कांत पांडे को देखिए इमेज में, ये आपके सामने तुहिर कांत पांडे हैं और ये बन चुके अभी सेबी के 11वें चेयरमैन। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो मैत्री ऐप है ये किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो बनलाइनरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें खाली आप लोगों को 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो मैत्री का फुल फॉर्म और दूसरा कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये विकसित किया गया भी पतन पोत परिवहन और जो जलमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसी के द्वारा अभी मैत्री ऐप को विकसित किया है। मैत्री का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछे तो ये याद रखिएगा, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस, ये मैत्री का फुल फॉर्म है। और इसका दोस्तों एम क्या है तो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस को आसान बनाना। और इसमें एआई और जो ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी इनका भी यूज किया गया है। तो खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि मैत्री का फुल फॉर्म और ये मंत्रालय के द्वारा विकसित किया है। तो याद रखेंगे पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अब आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 6वां क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित है। अभी जो थलनिकी बंधनम योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है। ये दोस्तों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और इन्होंने भी थलनिकी जो बंधनम योजना है इसकी शुरुआत की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या है कि स्टेट बजट में ये जो योजना है ये पेश की है। और बात करें अब हम लोग थल्लीकम बंधनम स्कीम के बारे में तो इसके लिए 9,407 करोड़ रुपए का बजट आमंत्रित किया गया। जबकि दोस्तों ये जो योजना है ये 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी। उद्देश्य क्या अच्छा इस योजना का तो जो माता है इनको फाइनेंस असिस्टेंट देना और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन करना, ताकि दोस्तों जो ड्रॉप आउट रेट है इसको कम किया जा सके। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर जो 12वीं तक के छात्र हैं इनके गार्जियन को हर साल 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बात करते हैं अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में तो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल गए अब्दुल नजीर है। लोकसभा की सीटें पूछ ले तो 25 है। राज्यसभा की सीट यहाँ पर आपको 11 देखने को मिलेंगी। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 176 है। और जबकि दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद भी है, क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनमें से एक आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है तो 58। अब आते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 7वां क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कभी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए जो बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो खाली दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि जो बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल है ये भी लॉन्च किया है सेबी के द्वारा, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है इसको सरल और सुलभ बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। सेबी के बारे में आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन में दोबारा नहीं बताऊंगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बोरिस है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो बोरिस है ये किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। तो ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये रूस के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे बोरिस, और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने दोस्तों 1969 से लेकर 1972 तक क्या है कि रूस के 10वें वर्ल्ड चेस ग्रैंड मास्टर ये रह चुके हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में, जो कि भारत के चेस ग्रैंड मास्टर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि आप लोगों से पूछे कि भारत के पहले जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे ये कौन थे, तो ये विश्वनाथ आनंद थे, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। अभी दोस्तों नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछ लिया आप लोगों से, जो कि 85वें नंबर के हैं, ये कौन है, तो पी श्याम निखिल। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि अभी जो डी गुकेश है ये दुनिया के सबसे युवा विश्व चेस चैंपियन बने थे, और इन्होंने चीन के क्या है कि डिंग लेरेन को हराया था। मात्र ये 18 साल के हैं डी गुकेश। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 9वां और 10वां क्वेश्चन है ये लगातार 2 दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिवस के सामने ये रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस, ये कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों ये 1 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों हर साल 1 मार्च को क्या है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी का अधिकार देना। 2014 में इस दिवस को क्या है की शुरुआत हुई थी, और जबकि दोस्तों इसकी 2025 के लिए थीम क्या है, तो वी स्टैंड टुगेदर। 2025 के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है। अब मैं आपको दोस्तों 1 मार्च से अन्य दिवस और बताता हूँ कि 1 मार्च को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन 1 मार्च से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दिवस है ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ही है। इसके अलावा सीवी लेखा दिवस भी मनाया जाता है 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस के बारे में पूछे तो ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी मनाया था आपका 1 मार्च को। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन, आज का दोस्तों आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये भी दिवस से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व वन्यजीव दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल साथ ही जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है, तो दुनिया के वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और हर साल दोस्तों ये किसी न किसी नई थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ये 2025 के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, मैं आपको भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आप लोगों से वन्य संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये 1980 के अंदर लागू हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछ ले तो ये 1972 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति पूछे पहली तो 1952 के अंदर। बाघ परियोजना दोस्तों कितने ना जाने कितने एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 1973 के अंदर हुए तो प्रोजेक्ट टाइगर। हिमतेंदुआ परियोजना पूछे तो 2009 के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ लिया आप लोगों से तो 1992 के अंदर। लाल पांडा परियोजना 1996 के अंदर। और जो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है ये कब लागू हुआ था, 2006 के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन। आज का दोस्तों आपको जो 11वां क्वेश्चन है ये अवार्ड से संबंधित है, क्योंकि अभी जो 97वें ऑस्कर अवार्ड है 2025 इनकी घोषणा हो चुकी है, और इसमें दोस्तों कई सारे पुरस्कार दिए गए। इनमें से भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगा। तो उनमें से महत्वपूर्ण पहले ही क्वेश्चन आपके सामने है कि अभी 97 में जो ऑस्कर अवार्ड है 2025 इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है यह भी किसने जीता है।
तो बेस्ट एक्टर का दोस्तों जो अवार्ड है ये एंड्रियन बॉडी ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए ध्यान से। पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों 97 में ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो इनका जो आयोजन है अभी 2 मार्च को किया गया था। आयोजन स्थल क्या था? तो डॉल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस के अंदर है, अमेरिका के। संस्करण इस बार मैं आपको बता चुका हूँ कि 97 में है। ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किसने किया था? तो कॉनर क्रिस्टोफर और ओ ब्रायन के द्वारा। सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन है ये एमिलिया पेरेज ने हासिल किए, जो कि दोस्तों 13 इसने नॉमिनेशन हासिल किए। और ये एक स्पेनिश भाषा की फ्रेंच संगीत में अपराध कॉमेडी फिल्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि 97 में ऑस्कर अवार्ड विजेता के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको कई सारे अवार्ड दिए और ये सबसे महत्वपूर्ण है। खाली आप लोग इतने ही याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड याद रखिए कि तो अनुराग को दिया है और इसने सर्वाधिक फिल्म अवार्ड भी जीते हैं, जो कि 5 अवार्ड जीते हैं इसने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पूछ लिया आप लोगों से तो शॉन बेगर को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो अनुराग मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ये एंड्रियन ब्रॉडी को मिला है। और किस फिल्म के लिए ये भी याद रखिएगा, द ब्रूलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्ट्रेस का पूछे तो मिकी मेडिसन को मिला है। और किस फिल्म के लिए? तो अनुराग के लिए। जबकि बेस्ट ओरिजिनल जो सॉन्ग का अवार्ड है ये मिला है एल मल को। और किस फिल्म के लिए? तो एमिला पेरेज के लिए। अब मैं दोस्तों एक बार आपको आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी और इसमें बाद में किस किस को दिया है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों आमतौर पर यह अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं और इसे फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा जाता है। स्थापना इसकी 1927 के अंदर हुई थी, लेकिन पहला अकादमी जो पुरस्कार समारोह है ये 16 मई 1929 को हुआ था। पहली बार ये पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे यदि आप लोगों से पूछे तो 1929 के अंदर। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा जीते जाते हैं? तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंस के द्वारा, जो कि अमेरिका है, अमेरिका के अंदर है। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्कर अवार्ड विजेताओं के बारे में, जो कि दोस्तों भारतीय हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि भारत की ओर से पहला जो ऑस्कर अवार्ड है ये किसे मिला था, तो सबसे पहले दोस्तों भानु अथैया को मिला था 1983 के अंदर, जो कि इनको सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। और किस फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था? तो फिल्म गांधी के अंदर। दूसरा जो ऑस्कर अवार्ड है भारत में ये महान भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को मिला था 1992 में और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर भी दिया गया था। वर्ष 2030 में बात करें अभी लेटेस्ट, तो एस एस राजामौली की जो फिल्म है RRR, इसी का दोस्तों जो गाना था नाटू नाटू, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय फिल्म गाना भी बना था। और इस गाने को किसने बनाया? तो MM कीरवानी और चंद्र बोस के द्वारा। तो ये दोस्तों और याद रखिएगा आप लोग इसी से रिलेट कर। अब बढ़ते हम लोग आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। आज का 12वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कहां पर 15 साल पुराने वाहनों के लिए जो ईंधन है अब इस पर प्रतिबंध लगाए गए। ये लगा दिए दोस्तों दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अभी दिल्ली सरकार ने क्या है कि एक फैसला लिया है। और इस फैसले में कहा गया कि 31 मार्च के बाद जो पेट्रोल पंप है इन पर 15 साल से ज्यादा जो पुराने वाहन है इनका ईंधन नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है जिनका क्या नाम है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्होंने ये घोषणा की है। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली के भी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री है। उपराज्यपाल पूछे तो विनय कुमार सक्सेना है। अभी यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 7 है। विधानसभा की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 3 है। और जबकि दिल्ली का जो साक्षरता प्रतिशत है ये कितना है, तो 86.34%। ये दोस्तों अभी 12 क्वेश्चन है और आप लोगों के 12 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जो कि मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर ही कवर करा दूंगा। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाद में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर अभी कितनी कर दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और आगे के दोस्तों आपके जो 12 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं, क्योंकि 1 से लेकर 4 मार्च तक का करंट अफेयर है, उसमें से दोस्तों ज्यादा नहीं है, क्योंकि संडे को तो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास आती नहीं है।
तो खाली आप लोगों के 2 ही मार्च के और बच रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रेजेंट, तो वो मैं आपको आगे कवर करा दूंगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।